नमस्कार दोस्तों। वेलकम यू टू द कॉन्सेप्ट। मैं हूं डीएस चौहान। नाउ फ्रांस सेड टू इंडिया सपोर्ट अस प्लीज। ऐसा फ्रांस ने क्यों कहा? बिकॉज फ्रांस रिसेंटली आस्क्ड इंडिया फॉर हेल्प इन यूएनजीए वोट अगेंस्ट रशिया। एक वोटिंग करवाई जाएगी कहां पर? यूएनजीए के अंदर, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, अगेंस्ट रशिया। रशिया के अगेंस्ट एक वोटिंग करवाई जाएगी जिसमें पूरा का पूरा यूरोप चाहता है कि इंडिया उनकी हेल्प करे, इंडिया रशिया के खिलाफ यानी कि रशिया के अगेंस्ट में वोट करे। अब ऐसा इंडिया ऐसा करेगा या नहीं करेगा वो तो देखने वाली बात है। 24 फरवरी यानी कि आज के दिन जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हो सकता है वोटिंग हो गई हो शाम को, लेकिन अगर नहीं हुई है तो इसके ऊपर भी वीडियो सेपरेट में लेके आ जाऊंगा। 24 फरवरी को ये वोटिंग करवाई जाएगी क्योंकि 24 फरवरी इज सेलिब्रेटिंग एज एनिवर्सरी ऑफ यूक्रेन रशिया वार। अब एनिवर्सरी के रूप में यूरोप मना रहा है इसको, है ना। वो देखने वाली बात है कि यूरोप क्यों इसको सेलिब्रेट कर रहा है। लेकिन 24 फरवरी 2022 की जब बात है, 24 फरवरी को ही रसिया ने इन्वेजन किया था, अटैक किया था यूक्रेन के ऊपर। नो, अब भारत के सपोर्ट के लिए पूरा का पूरा यूरोप इकट्ठा हो गया। अब एक लॉबिंग की शुरुआत हो गई है। अब फ्रांस कोशिश ये कर रहा है कि भारत एक बार यूएनजीए में रसिया के अगेंस्ट में वोट कर दे, है ना। आप यूक्रेन का भी ये आर्टिकल देख पा रहे होगे, हिंदुस्तान टाइम्स का। यूक्रेन रिचेज आउट टू इंडिया हेड ऑफ यूएन वोट अगेंस्ट रसिया। साथ ही साथ फ्रांस भी ये चाहता, फ्रांस सिक्स इंडिया हेल्प टू ब्रिंग यूक्रेन वार टू एंड। अब फ्रांस ऐसा क्यों चाहता है? फ्रांस ऐसा डेस्परेटली चाह रहा है कि इंडिया एक बार के लिए तो यूएनजीए में रसिया के खिलाफ में वोट करे और यूरोप के साथ खड़ा हो जाए, ताकि ये जो वार है बिटवीन रसिया एंड यूक्रेन, इसको एक समाप्त किया जाए, इसको एंड तक लेके आ जाए। ठीक है। अब इसका रीजन क्या है? फ्रांस ऐसा क्यों चाह रहा है? द रीजन इज दैट नेपोलियन। हाँ जी, बिल्कुल। नेपोलियन आपने अच्छे से सुना। नेपोलियन की अगर हम बात करते हैं, ये बीच में आ गया है और इसी के कारण ये जो पूरी तनातनी हो गई है, क्योंकि नेपोलियन को लेकर अभी पिछले दिन की बात है, पिछले कुछ दिन की बात है, रसिया और फ्रांस के बीच में बिल्कुल एक अच्छे लेवल की बहस हो गई थी, दोनों के बीच में तनातनी हो गई थी। इसी कारण से अब फ्रांस चाहता है कि एक बार के लिए तो रसिया को सेटबैक देना होगा और उनको बैकफुट पे लेके आना होगा। समझ रहे हो बात को? क्योंकि जियोपॉलिटिक्स को समझना पड़ेगा। यहाँ पे फ्रांस चाहता है कि रसिया के अगेंस्ट में वोट हो। क्यों? क्योंकि रसिया ने इसके फ्रांस के ईगो को हर्ट किया है। जो पीछे की जो हिस्ट्री है, नेपोलियन की जो हिस्ट्री है, जो वार हुआ था बिटवीन फ्रांस एंड रसिया, उसके ऊपर कुछ तनातनी हुई थी, उसके ऊपर कहासुनी हुई थी, उसको लेकर फ्रांस चाहता है कि रसिया को सेटबैक दिया जाए। बट नेपोलियन कैसे आ गया, इसके बारे में हम समझेंगे। नाउ रिसेंटली अगर आप देखोगे, पूरा का पूरा यूरोप जो है, इस इसकी जो एनिवर्सरी मना रहा है, इस वार की क्या मना रहा है? एनिवर्सरी मना रहा है। अब एनिवर्सरी वैसे तो बनती नहीं है, लेकिन ये बना रहे हैं क्योंकि 24 फरवरी को मैंने बताया, आज इसको पूरा एक साल हो गया है। और एक साल होने पर पूरा यूरोप एनिवर्सरी मना रहा है यूक्रेन वार की, ताकि इसको समाप्त किया जा सके। ठीक है। नाउ यू कैन सी द आर्टिकल। ओके, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश है, दीप कॉन्सेप्ट भाई चैनल पर अगर आप नए आए हो देन प्लीज यार सब्सक्राइब करो। और आप यू कैन फॉलो मी ऑन दी सोशल मीडिया हैंडल्स। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। और उससे पहले भी, आगे बढ़ने से पहले, एक क्वेश्चन आप सभी के लिए है। डोसमोचे फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड रिसेंटली इन विच ऑफ द यूटी। डोसमोचे फेस्टिवल कहाँ पर सेलिब्रेट किया है? मिजोरम, लद्दाख, पुदुचेरी या फिर दमन और दीव के अंदर। तो इसका आंसर आप दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, उसको मैं हार्ट दे दूंगा। इसका आंसर आपको वीडियो के अंत में मिलेगा। नाउ यूक्रेन इन ऑस्ट्रेलिया मार्क्स रशियन इन्वेजन एज एनिवर्सरी। देखो, ये जो एनिवर्सरी के रूप में मनाई जा रही है, कहां पर? यूरोप के अंदर। पूरा का पूरा यूरोप यूक्रेनियन जो वार है उसको एनिवर्सरी के तौर पर देख रहा है। अब एनिवर्सरी मैंने बताया ऐसे तो मनती नहीं है, लेकिन फिर भी यूरोप वाले मना रहे हैं तो मनाने दो भाई, ठीक है। ताकि बस रीजन ये है, इसको जो वार को समाप्त किया जाए। और हाल ही में जो बाइडेन की अगर हम बात करते हैं, वो कहां पर गए थे? पोलैंड में गए थे। पोलैंड में उन्होंने जाकर एक स्पीच थी जो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। और उससे पहले, पोलैंड में जाने से पहले, यूक्रेन का दौरा भी उन्होंने किया था। छोटी सी ट्रिप थी यूक्रेन की। उसके बाद कहाँ पे आए? पोलैंड में। और पोलैंड में खड़े होकर एक भाषण दिया पूरी असेंबली के सामने। और वहां पे कुछ शब्द कहे, कुछ मतलब एक जो स्पीच दिया है वो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा, नो स्वीटर वर्ड देन फ्रीडम। अब फ्रीडम का उन्होंने वहां पे रोना रोया, फ्रीडम फ्रीडम फ्रीडम। ठीक है। बाइडन assails Putin and vows to keep helping Ukraine. No sweeter word than freedom. उन्होंने कहा, there is no longer goal than freedom. There is no longer aspiration than freedom. Americans know that. Yes, Americans भी जानते हैं, and you know it. आप सभी जानते हो. All that we do now must be done so our children and grandchildren will know it freedom.
तो फ्रीडम का रोना रोकर उन्होंने वहां पर पूरा का पूरा अपना भाषण दिया था। अब अपनी सॉफ्ट पावर को दिखाते हुए आपको पता है रसिया ने सॉरी अमेरिका ने बहुत सारे देशों को बर्बाद कर दिया। यूएसए ने फ्रीडम का नाम पर फ्रीडम का रोना रोकर बहुत सारे देशों को बर्बाद कर दिया, जैसे कि ईरान हो गया, इटली है, ईरान इटली है, इसके साथ साथ यूक्रेन हो गया, फ्रांस हो जाए, अपना अफगानिस्तान हो जाएगा, सीरिया है, लीबिया है, बहुत सारे मैनी मोर कंट्रीज जिनको फ्रीडम के नाम पर रसिया अमेरिका ने बर्बाद कर दिया पूर्ण रूप से। और जो सच्चाई है वो आप सब जानते हैं, पूरा का पूरा वर्ल्ड जानता है सच्चाई क्या है, असल में हकीकत क्या है, कि किस प्रकार की फ्रीडम अमेरिका देना चाहता है। अगर हम बात करते हैं यूएसए की, यूक्रेन को अगर नाटो की मेंबरशिप के बारे में, अगर मेंबरशिप का जो न्योता है अगर वो नहीं देता ना, तो ये वार भी नहीं होने वाला था। अगर यूक्रेन नाटो में जाने की जिद न करता तो रसिया कभी भी यूक्रेन के ऊपर इन्वेजन नहीं करता, ये बात भी तय है, सच्चाई है। आप जियो पॉलिटिक्स को इतना तो समझ पा रहे होंगे। लेकिन अब यूरोप ये चाहता है कि रसिया और रसिया पर ज्यादा से ज्यादा दबाव बनाया जाए ताकि इस वार को खत्म किया जा सके। नेक्स्ट, ये मैंने बताया 24 फरवरी 2022 को इसकी शुरुआत हुई थी और प्रेजेंट डे तक ये चल रहा है, रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। अब इतना जो हिस्सा आप देख पा रहे हो, ये वाला जो हिस्सा है ये रशिया के कंट्रोल में है, पूरा का पूरा यूक्रेन का हिस्सा है। लेकिन और क्रीमिया की अगर बात करें तो पहले ही कब्जा लिया था 2014 में, क्रीमिया को रशिया ने 2014 में इन्वेज कर लिया था। लेकिन ये जो बात वाला जो हिस्सा आप देख पा रहे हो, ये अभी 2022 से लेकर 2023 के बीच में जब भी ये वार चल रहा है इसमें कब्जा आ गया है। मगर रसिया के अगर बात करें रसिया को, तो रसिया को वार समाप्त करनी है या नहीं करनी है, इसके ऊपर वोटिंग की जाएगी। करेगा या नहीं करेगा वो तो देखने वाली बात है, लेकिन एक वोटिंग की जाएगी क्या रसिया को ये जो वार है इसको समाप्त करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। इसके अगेंस्ट में और इसके फेवर में वोटिंग होगी, क्योंकि अभी हाल ही में पूरा का पूरा एक सेशन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है यूएनजीए के अंदर, जो कि किसके ऊपर है, इमरजेंसी स्पेशल सेशन है, पूरा का पूरा यूक्रेन के ऊपर है। यूक्रेन पे जो वार चल रहा है उसको खत्म करने के लिए स्पेशल सेशन ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है यूएनजीए में। यूएनजीए दैट इज यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसके वर्तमान में 193 मेंबर कंट्रीज हैं। और अब ये 193 मेंबर कंट्रीज क्या करेंगी, वोटिंग करेगी, जिसमें पाकिस्तान है, चाइना है, खुद रसिया भी है, और सारी कंट्रीज इसके अंदर इन फॉल करती हैं। नाउ अगर बात करें इस वोटिंग पर, तो इस वोटिंग की अहमियत ये इसलिए जरूरी हो जाती है, अगर चाइना हो गया, इंडिया हो गया, अगर रसिया के अगेंस्ट में वोट कर देते हैं, तो जो रशियन अलाइज हैं, अगर एक प्रकार से देखा जाए तो रशियन जो अलाइज हैं अगर वो भी इसके अगेंस्ट में वोट कर देंगी, तो रसिया को ये वार ड्रामेटिकली समाप्त करना ही पड़ेगा। रसिया के ऊपर क्या बन जाएगा, एक दबाव बन जाएगा पूरे वर्ल्ड का। इसीलिए ये वोटिंग करवाई जा रही है। ठीक है, तो अब नेपोलियन का जो मुद्दा है उसके बारे में समझते हैं। नेपोलियन का मुद्दा क्या है, देखो, रसिया टेल्स मैक्रोन्स डोंट फॉरगेट नेपोलियन व्हेन यू टॉक ऑफ रेजिम चेंज। समझना बात को, अगर नेपोलियन की हम लोग बात करते हैं, तो नेपोलियन फ्रांस का एक क्या था, मिलिट्री जनरल था। आपने हिस्ट्री के अंदर नेपोलियन के बारे में बहुत खूब पढ़ा होगा। तो एक क्या था, मिलिट्री जनरल था, कहाँ पर, फ्रांस के अंदर। और इसने पूरा का पूरा फ्रांस को कब्जा लिया था। एक डिक्टेटरशिप के रूप में, डिक्टेटर के रूप में सामने आया था, और इन्होंने रेजिम को चेंज कर दिया था फ्रांस के अंदर, सरकार को पलट दिया था, तख्ता पलट कर दिया था वहां पर, और अपनी एक नई सरकार को इस्टेब्लिश किया था फ्रांस में। अब धीरे धीरे नेपोलियन ने क्या किया था, पूरे जो फ्रांस का जो आसपास का हिस्सा है, जैसे इटली है, जर्मनी है, पोलैंड है, और बहुत सारे देश हैं, जो छोटे बड़े जितने भी यूरोपियन जो कंट्रीज हैं, उन सबको अपने कॉलोनी बना लिया, अपने कब्जे में ले लिया था। लेकिन इधर अगर हम बात करें यूएसएसआर की, या फिर रशियन जो एम्पायर है उसके साथ में, उस टाइम पे, एट दैट टाइम, मैं नेपोलियन के टाइम की बात कर रहा हूँ, रसिया के साथ में यानी कि यूएसएसआर के साथ में संबंध काफी अच्छे रहे हैं। उनके बीच में पीस एग्रीमेंट्स भी थे, ट्रेड एग्रीमेंट्स भी थे, अच्छा रिलेशन चल रहा था बिटवीन नेपोलियन एंड द यूएसएसआर। लेकिन उस टाइम पे अगर हम बात करते हैं नेपोलियन की, तो नेपोलियन का जो मेन जो दुश्मन था, राइवलरी किसके साथ थी, यूनाइटेड किंगडम के साथ में, यूके के साथ में, किंगडम के साथ में, यूके के साथ में इनकी राइवलरी थी, दुश्मनी थी। लेकिन एक बार रसिया ने क्या कहा, ये आप देख पा रहे होगे मैप के अंदर, नेपोलियन ने कहा किसको, यूरोप को, यूरोप को नहीं, रसिया को कहा, रसिया को कहा कि भैया आप जो है ना, ट्रेड बंद कर दीजिए, किसके साथ में, यूके के साथ में, ग्रेट ब्रिटेन के साथ में आप ट्रेड बंद कर दीजिए, क्योंकि कुछ हाल ही के दिनों में मैं यानी कि नेपोलियन यूके के ऊपर क्या करने वाला हूं, इन्वेजन करने वाला हूं, अटैक करने वाला हूं। इस बात को लेकर
रसिया ने कुछ समय के लिए तो अपना जो ट्रेड है उसको क्या कर दिया, सीज कर दिया था। लेकिन इससे क्या हुआ, रशियन जो कंपनीज हैं उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ, जो एक्सपोर्ट करती थी उनको भी नुकसान हुआ। इसीलिए रसिया ने इस ट्रेड को फिर से चालू कर दिया। और इसी बात को लेकर नेपोलियन ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी, जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की। नेपोलियन ने अपनी सेना उठाई। सेना कम से कम ऑलमोस्ट 6 लाख सैनिक, 6 लाख सैनिकों के साथ में उन्होंने क्या कर दिया, मॉस्को के ऊपर अटैक कर दिया। अब मॉस्को के ऊपर अटैक कर दिया, सोचा तो ये था नेपोलियन ने कि रशियन जो आर्मी है वो हमारे सामने घुटने टेक देगी और क्या कर देगी, आत्मसमर्पण कर देगी। लेकिन एक बहुत बड़े स्केल के ऊपर वार हुई और इस वार में बहुत सारे सैनिक मारे गए, बहुत सारा नुकसान हुआ दोनों तरफ से, रशियन तरफ से भी और आपके नेपोलियन की तरफ से भी बहुत सारा नुकसान हुआ। लेकिन अंत में हुआ ये कि जो वार था इसको जीत लेता है नेपोलियन। लेकिन जीत तो लेता है, रशिया इस वार को हार जाता है। और इसी बात को लेकर अभी मैक्रोन ने एक स्टेटमेंट दी थी। मैक्रोन ने कहा कि डोंट फॉरगेट दी नेपोलियन, आप नेपोलियन को मत भूलो, कि जैसे नेपोलियन ने रशिया के ऊपर यानी कि मॉस्को के ऊपर वार किया था और पूरी के पूरे सैनिकों को हरा दिया था, उस चीज को आप मत भूलिए। लेकिन पुनीत बाबा ने भी ये कहा कि डोंट फॉरगेट हाउ नेपोलियन लॉस्ट इन द एंड। अंत में हुआ क्या था देखिए, अगर इस वार के बारे में बात करते हैं तो कम से कम 6 लाख सैनिकों के साथ में नेपोलियन ने रशिया के ऊपर वार किया था, अटैक किया था। लेकिन इन 6 लाख सैनिकों में वापस जिंदा कितने बचे थे, केवल और केवल 10,000 सैनिक बचे थे। 10,000 सैनिक जिंदा बचे थे जब नेपोलियन पूरा यूरोप का, पूरा रशिया का चक्कर काट के वापस अपनी आर्मी को लेकर कहाँ पे आया था, फ्रांस में जब आया था, तब केवल 10,000 सैनिक बचे थे। ड्रामेटिकली एक बहुत बड़ी हार हुई थी नेपोलियन की भी, वैसे वो जीत गया था लेकिन बहुत सारे सैनिक उसके मारे गए थे और उसकी शक्ति जो है ना कमजोर हो गई थी। और इसी का फायदा उठाकर जो फ्रांस है, फ्रांस के आसपास के जो भी देश हैं उन जैसे स्पेन हो गया, इटली हो गया, जर्मनी हो गया और पोलैंड हो गया, सब ने क्या कर लिया था, इसके साथ में युद्ध की शुरुआत कर दी थी और अपनी सरकारों को चेंज कर लिया था। और जैसे ही नेपोलियन की हार हुई वैसे ही फ्रांस में भी रेजिम को चेंज कर दिया गया, फ्रांस में भी सरकार चेंज हो गई थी। इसीलिए अब दोनों के बीच में यानी कि फ्रांस और रशिया के बीच में अभी तो मॉडर्न डे कंट्रीज हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो उस टाइम पे इन दोनों के अच्छे संबंध थे, फ्रांस के और रशिया के। लेकिन यूके के कारण संबंध बिगड़ गए थे। एक वार हुई थी, वार में कौन हारा था, रसिया हारा था। लेकिन साथ ही साथ नेपोलियन की भी बुरी हार हुई थी, नेपोलियन अपने देश में अपनी सरकार को हार गया था। और इसी को लेकर अभी तनातनी हुई थी कि डोंट फॉरगेट नेपोलियन, और उन्होंने कहा कि डोंट फॉरगेट हाउ नेपोलियन लॉस्ट इन द वार। तो ये बात है, इस प्रकार आपको समझना होगा जियो पॉलिटिक्स का गेम। अब इसीलिए फ्रांस चाहता है, दैट्स वाई फ्रांस चाहता है कि एक बार तो रसिया को सबक सिखाया जाए भाई। रसिया को सबक सिखाने के लिए क्या करेंगे, यूएनजीए के अंदर एक वोटिंग लेके आएंगे और उस वोटिंग में पूरी की पूरी कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी, 190 कंट्रीज। और देखना ये होगा कि हम यानी कि इंडिया इसके फेवर में वोट करते हैं या अगेंस्ट में, या फिर हमारा वोट जो है कि एब्सटेन कर लेते हैं पिछली बार की तरह। जैसे जितने भी रेजोल्यूशन लेके आए हैं हम रशिया के खिलाफ में, हमने यानी कि इंडिया ने मोस्ट टाइम क्या किया है, मोस्टली एब्सटेन ही किया है, न तो उनके फेवर में वोट किया है न उनके खिलाफ में वोट किया है। तो ये चीज था, ये लेक्चर था मेरी तरफ से। आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा, चीजें समझ में आई होंगी कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से एक जो ये लेक्चर है, ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। लास्ट में आपका जो एमसीक्यू है इसका आंसर क्या बनेगा, लद्दाख। हाल ही में लद्दाख में डोसमोचे फेस्टिवल जो है कि सेलिब्रेट किया गया था, और ये एक बुद्धिस्ट फेस्टिवल है, बुद्धिस्ट फेस्टिवल है जो कि न्यू ईयर के ऊपर मनाया जाता है, न्यू न्यू ईयर के ऊपर सेलिब्रेट किया जाता है। अब न्यू ईयर कैसा, कि जो लूनर सेलिब्रेट है, लूनर जो कैलेंडर है, जो कि बुद्धिस्ट यानी कि बुद्धिस्ट टिबेटियन मानते हैं, टिबेटियन कैलेंडर के ऊपर अगर देखा जाए तो न्यू ईयर इनका अब आता है, क्रिसमस फेस्टिवल है। तो थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे। आशा करता हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। देन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, स्टे ट्यून एंड स्टे विद अस।